नमस्कार मित्रों, एक बार मैं पुनः आपके सामने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हूँ। और मेरा मानना है कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाए तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं इसमें बच्चों को प्रायः थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये दिक्कतों का सामना करने के पीछे जो वजह है, वजह वजह यह है कि हमको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ नहीं आते। तो एक बार चार्ट आउट करना चाहूँगा। और हमारे सामने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी कहते किसको, तो इसको मैंने समझाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बनाया था कि जो भी आप इसमें जो भी कैटेगरीज हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो एक कॉन्सेप्ट आप बस ध्यान रखें कि अगर जिस भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिस भी बिल्डिंग है, जो भी देख कर कह लीजिए, तो नेशनल फ्लैग जिस कंट्री का होगा वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एरोप्लेन है। एरोप्लेन अगर भारत का है और वो जापान और सिंगापुर के बीच में उड़ता है, फ्लाई करता है उसके एयर जोन में, क्योंकि भारत का फ्लैग लगा हुआ है एरोप्लेन के ऊपर, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी मानी जाएगी? भारत की मानी जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा जो हम आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है उसके माध्यम से पढ़ना चाहेंगे। टेरिटरी लाइंग विदिन द पॉलिटिकल बाउंड्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर। पहला पॉइंट, जो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया का जो दिखाई दे रहा है, इंडिया के संदर्भ में बात करें तो, और वाटर बॉडी जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया इसके अंतर्गत आता है, तो वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जिसकी चर्चा भी हमने की। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, एक से अधिक कंट्रियों में अगर जो शिप्स जाती हैं, एयरप्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट याद रखिए, उससे आसानी होगी, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है इसमें देखेंगे, नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी में टेरिटोरियल इनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज यूज्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स। जैसे भारत में रसिया की एम्बेसी है, तो भारत की टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा, दो इट इज सिचुएटेड इन इंडिया। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन रसिया इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट रसिया। तो ये यूएनओ के कुछ प्रोविजंस है। दूसरा पॉइंट है इसमें नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच आर फिजिकली लोकेटेड विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। लगता तो है कि वो उस देश में है, लेकिन वास्तव में उसको हम उसमें नहीं मानते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट में देख लीजिए क्या अंतर है। ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इट, उसको नॉर्मल रेजिडेंट्स कहते हैं। जिस कंट्री में है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है। नॉन रेजिडेंट में क्या है? फॉरेन विजिटर्स, बॉर्डर वर्कर्स, स्पोर्ट्समैन, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, डिफेंस ऑफ फॉरेन क्रू मेंबर्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, ये सब होंगे नॉन रेजिडेंट्स में। नॉर्मल रेजिडेंट्स में देखते हैं इंक्लूड बोथ नेशनल्स एंड नॉन नेशनल्स। मतलब इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडियन तो होगा ही, साथ में अमेरिकन भी हो सकता है अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है तो। इफ दे स्टे मोर देन 1 ईयर, तो क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर की बात होती है हमेशा, इसलिए हम 1 साल का ही बैठे रहते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन को भी शामिल करते हैं। लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। एग्जाम्पल देंगे हम, देखिए इंडियंस वर्किंग इन यूएसए's एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहाँ को माने? इंडियंस वर्किंग इन यूएसए's एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया का ही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा कि लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर
कंट्री, बिकॉज वो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है वो इंडिया में ही कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का इंडिया में, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का माना जाए। नेक्स्ट, जबकि फॉरेन स्टूडेंट्स नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा, फॉरेन कंट्रीज में होगा, अपने नेटिव कंट्री में होगा। और आगे देखा जाए तो फिशिंग वेसल्स एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इन द इंटरनेशनल वाटर, अगर इंटरनेशनल वाटर में इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ हो रही हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स उस कंट्री को माना जाएगा जिस कंट्री का फ्लैग लगा हो, मतलब जिस कंट्री का ये हो। सीधा फ्लैग वाला कॉन्सेप्ट में बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि उससे बड़ी आसानी होती है। दूसरा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, तो अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट साफ साफ नीचे छिप जा रहा है, तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स वहाँ पर जो एम्बेसी का कुछ काम करने के लिए कुछ ऑथराइज्ड कंट्री ऑथराइज्ड एजेंसीज कह लीजिए इसको, जो एम्बेसीज में वर्कलोड बढ़ जाता है तो ये कॉन्सुलेट एक एजेंसी की कई कॉन्सुलेट्स हो सकते हैं। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, ये जो अब्रॉड जो होते हैं ये सब नॉर्मल इसमें नॉर्मल रेजिडेंट्स के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होगा। तो ये तो हमारा था। अब हम आते हैं गुड्स को क्लासिफाई कई तरीके से किया जा सकता है, जो हमारे सामने जो स्क्रीन पर है वो कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, हम आगे देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स, दीज आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, मतलब जो जिसने परचेज किया है उसको ख़त्म कर दें, समाप्त कर दें, तो वो कंजम्पशन गुड्स है जिसको जो उसका उपभोक्ता है उसको समाप्त करता है, खरीदे चाहे नहीं करते लेकिन समाप्त जरूर करें। दूसरा, कैपिटल गुड्स के दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू, जैसे मशीन वगैरह कई सालों तक चलती रहती है। नॉट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स आर नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे मतलब टी, बनाना, कुछ भी आप खा रहे हैं तो वो अब फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं आती है, जब फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं आएगी तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी। डोंट हेल्प इन एडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी में इसका कोई योगदान नहीं है, मतलब इसकी क्षमता को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेन, पेंसिल, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा परचेज बाय हाउस होल्ड। एक बात ध्यान रखने की, कोई गुड कंजम्पशन गुड्स अपने आप में नहीं होती है। टीवी, अगर हम टीवी से हम अर्निंग कर लें, कुछ टिकट है, कुछ मैच दिखा दें, फिल्म दिखा दें, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, कंजम्पशन गुड्स नहीं रह जाएगा। लेकिन इसलिए पहला लाइन बहुत हेल्पफुल है, दीज आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। कैपिटल गुड्स में देखते हैं, दूसरा पॉइंट था हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। सही बात है, ये दूसरे गुड्स की जो मशीन है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल डालो, प्लास्टिक की प्लेट निकल आएगी, तो उस तरह ये हेल्प करती है दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में। हेल्प इन एडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट का मेजरमेंट हो जाता है कैपिटल गुड्स। और लास्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, मशीनरी, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जब भी आपको डिफिनेशन लिखे तो एग्जाम्पल जरूर देंगे। नाउ कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम उसको देखेंगे, कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर के थ्रू। तो दीज आर, कैपिटल ट्रांसफर क्या है, कैपिटल ट्रांसफर आर द ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम द वेल्थ और सेविंग ऑफ द पेयर फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। दीज आर नॉन रिकरिंग नेचर, बार बार नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट, ग्रांट्स, कैपिटल गेन्स, टैक्स एक्सेट्रा। करंट ट्रांसफर्स में क्या, दीज आर ट्रांसफर्स मेड फ्रॉम द करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द करंट इनकम ऑफ द person who is receiving. These are recurring in nature, बार बार होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, ओल्ड एज पेंशन एक्सेट्रा। तो ये हमने देखा कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर के बीच में क्या अंतर है, तो ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अगले पॉइंट पर हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फाइनल गुड्स में देखेंगे इन कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें। कार कंजम्पशन गुड्स हो जाती है कैसे, परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड व्हीकल,
कार कैपिटल गुड्स कैसे हो जाएगी, इफ परचेज्ड बाय टैक्सी ड्राइवर एज ए टैक्सी एंड अर्निंग इज इनकम। कार इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हो जाएगी, परचेज बाय ए गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री यूज और इफ परचेज बाय ए कार डीलर फॉर रीसेल। तो एक ही गुड कार फाइनल गुड भी हो सकती है, मतलब कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रेफ्रिजरेटर का भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंज्यूमर गुड्स कैसे होगी अंडर फाइनल गुड्स की कैटेगरी में, कि परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, ये फाइनल गुड होगी कंज्यूमर गुड्स के रूप में। कैपिटल गुड्स कैसे होगी, परचेज बाय शॉपकीपर फॉर सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स, वेरी गुड। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे होगी, परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेज। अब हम आते हैं अगले चरण में, मतलब जो क्लासिफिकेशन है गुड्स का वो इसके एंड यूज पर है, उसको फाइनल कैसे उसको यूज करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टॉक और फ्लो के ऊपर आते हैं। सो व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो। स्टॉक क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी निश्चित बिंदु पर इसका अध्ययन किया जाता है, जैसे 31 मार्च 2020 यह हो गया क्या स्टॉक। हैज़ नो टाइम डायमेंशन, एग्जाम्पल वेल्थ एंड कैपिटल, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, टाइम गैप नहीं होता है। फ्लो क्या है, मेजर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अंतराल होता है इसके बीच में, जैसे 2019 से 2020 के बीच का समय, जनवरी से दिसंबर तक के बीच का समय, तो ये टाइम गैप होता है। हैज़ टाइम डायमेंशंस लाइक पर आवर, पर डे, पर मंथ एंड पर ईयर। एग्जाम्पल क्या है, इनकम ऑफ हाउस होल्ड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये हमारा स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम आते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फाइनल गुड्स क्या है, मेंट फॉर फाइनल यूज बाय कंज्यूमर और फर्म, मेंट फॉर फाइनल यूज बाय कंज्यूमर्स और फर्म। दूसरा क्या है, दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, दीज आर आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर होते हैं, और इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल कोल used for domestic purpose like cooking, coal used for domestic purpose like cooking। intermediate goods में क्या है, used to produce other goods meant for resale, these are within the production boundary and not included in the estimation of GDP, and for example coal used for industrial purpose। अब इसमें एक पॉइंट है, these are within the production boundary। जैसे मान लीजिए आप उसका प्रोडक्शन बाउंड्री से मतलब है कि आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। एक जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ब्रेड अगर वो इंटरमीडिएट गुड कब होगा, जब ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जाता हो, मतलब कि हम ब्रेड से फिर एक बार मिठाई बना लें तब तो इंटरमीडिएट गुड सही है। लेकिन अगर ब्रेड हम एज ए कंज्यूमर हम कंज्यूम कर लेते हैं, ब्रेड और दूध खा लेते हैं या ब्रेड चाय पी लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर दिया, अब उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए जब प्रोसेसिंग नहीं होगा तो फाइनल गुड माना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही, बार बार पढ़ने से ही ठीक होगा, समझना ठीक है। फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफ़र पेमेंट, ये क्या हुआ था। फैक्टर पेमेंट हमने बहुत पहले से क्लास 10 में हमने पढ़ा हुआ है कि मिस्र लाल की कहानी विलेज पालमपुर में आपने पढ़ा होगा। तो आज चलते हैं फैक्टर पेमेंट क्या है। ये पेमेंट मेड फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज है 9 लेवल के पे एंटरप्रेन्योरशिप, तो उनको जो पेमेंट मिलता है, वो जो सर्विस देते हैं उसके एवज में, उसके बदले में, उसकी वजह से, उसके रिटर्न में, तो वो क्या होता है, वो फैक्टर पेमेंट में आता है। इट इज़ ए बायलैटरल इन नेचर, मतलब आप जब देता है कोई सर्विस तो उसको वापस मिलता है। फॉर एग्जांपल रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा, एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है, पेमेंट मेड विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, बिना किसी मेहनत के जो पैसा मिल जाए उसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट का नाम देते हैं। इट इज़ यूनिलेटरल इन नेचर, वो एक तरफा होता है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सब क्या है, ट्रांसफ़र पेमेंट के एग्जाम्पल। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल, ट्रांसफ़र पेमेंट को हम नेशनल इनकम में नहीं लेते, क्योंकि नेशनल इनकम को हम फैक्टर कॉस्ट को निकालते हैं और बिना मेहनत के कोई काम नहीं। तो इस बात का कि हमने मेहनत को सम्मान दिया, तो अब हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट हुआ। अब हम आते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम आपके सामने है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए हमको अपने शरीर के अंदर झांकना होगा।
यहाँ हम जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो एक तरह सांस लेते हैं, दूसरी तरफ सांस जाती है, निकल जाती है, ठीक है। फिर सांस लेते हैं और फिर सांस दूसरे से हम छोड़ते हैं, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। देख लीजिए आप, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट है आपके शरीर में। अगर कहीं से लीकेज हो जाए, मतलब कहीं से नर्व फट जाए, तो हमारे बॉडी में टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कम हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। उसी तरह इकोनॉमी के लिए भी, अगर इकोनॉमी में कहीं से लीकेजेस हों, आगे हम लीकेजेस उस पर बात करेंगे, अगर इकोनॉमी में कहीं से पैसा निकलता जाए, चाहे करप्शन की वजह से हो, बोफोर्स का घोटाला हुआ, इस तरह से बहुत सारे घोटाले हुए, तो अगर कहीं से किसी लीकेज है तो उस लीकेज की वजह से इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो जाएगी, इकोनॉमी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन में एक्टिविटी कम हो जाएगी और इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे सामने 2 सेक्टर मॉडल रखा गया है। हमारे सामने जो मॉडल आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक फर्म है और दूसरा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को ये माना जाता है कि सप्लायर और फैक्टर सर्विसेज है। अभी हमने चर्चा की थी फैक्टर सर्विसेज की। और फर्म्स क्या है, ये प्रोडक्शन यूनिट है। और यहीं से हमारे जो 3 प्रोडक्शन मेथड है, 3 नेचुरल इनकम के कैलकुलेशन के मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। प्रोडक्शन का काम कहाँ से होता है, फर्म से होता है, यहीं से इनकम जनरेट होती है। और ये इनकम फर्म्स जो है फैक्टर सर्विसेज को पे करता है, मतलब हाउस होल्ड के पास आता है। हाउस होल्ड के पास जो इनकम होती है, वो इनकम वो फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस जो हुई गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड निकल जाता है। तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम आप डायग्राम के आधार पर चर्चा करें थोड़ी सी। द 2 सेक्टर इकोनॉमी वेयर प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स है, फर्म प्रोड्यूसर है, और ये हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड आर देयर इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, कैपेसिटी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को दिखाया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीचे है, नीचे वाला डायग्राम को देख लीजिए, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसे धीरे करें वरना ये सब चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम वापस भी लेकर आ पाएंगे। तो ये नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें डायग्राम में आप अगर सबसे नीचे वाले देखिए इसको, इसकी बात करें तो ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाता है, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड सेक्टर इज ओनर ऑफ द फैक्टर सर्विसेज। और वो जब ये जाता है इनके पास, तो ये इसके हेल्प से प्रोडक्शन यहाँ होता है, कहाँ होता है, फॉर्म्स में। और फॉर्म्स में जो प्रोडक्शन होता है तो ये जनरेशन ऑफ इनकम। अब ये जो है ये गुड्स सप्लाई करते हैं, इधर कहाँ करते हैं, इधर हाउस होल्ड को। जब ये गुड्स सप्लाई करते हैं तो ये गुड्स का पेमेंट करते हैं, तो वापस इधर आता है, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। हम इसको जरा रीडिंग करेंगे। इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी वेयर प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स आर देयर इज अ फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड to the firm and the one side of the factor income from firms to the household. On the other side, goods and services flow to the household and money flows to the firm in the form of expenditure. मतलब कहने का मतलब फॉर्म से गुड्स गया वो रियल फ्लो कहलाया, जहाँ भी फिजिकल मूवमेंट होगा उसको हम रियल फ्लो कहेंगे, ध्यान रखिएगा। और फैक्टर सर्विसेज गया फर्म के पास, ये भी रियल फ्लो है। फैक्टर सर्विसेज का जाना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का जाना तो फिजिकल फ्लो है, तो ये रियल फ्लो हो जाएगा। और जब फर्म्स के द्वारा सामान गया, गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज़ गई इसके पास हाउस होल्ड के पास, तो हाउस होल्ड ने क्या किया, वो सामान पर खर्च करेगा, वो जो खर्च किया वो क्या हुआ, वो वापस फर्म्स के पास वापस आया, तो वो मनी फ्लो है। तो जो भी मनी के टर्म्स में है वो मनी फ्लो, और जो फिजिकल मूवमेंट हो रहा है वो रियल फ्लो। तो इस तरह हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हुआ। अब आते हैं वैल्यू एडेड मेथड फार्मूला। वैल्यू एडेड मेथड का फार्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको याद करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। याद करने के लिए आप देखिए चेंज इन स्टॉक क्या होता है, सी पहले आता है ना, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स में सी पहले आता है और ओ बाद में आता है, तो हमेशा याद रखें सी मतलब क्लोजिंग स्टॉक पहले होगा और माइनस ओपनिंग स्टॉक बाद में होगा, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर सब्सिडी को माइनस करें तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे। एनडीपी क्या है,
एनडीपी को हम निकालते हैं जीडीपी से डिप्रिसिएशन को माइनस करके। ग्रॉस में हमेशा डिप्रिसिएशन जुड़ा होता है, और अगर ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा, मतलब नेट मिलेगा। एनडीपी नहीं बोलेगा, तो केवल नेट की बात करें। ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो क्या होगा, नेट का कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। इस तरह एन फॉर नेशनल, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और जीडीपी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एनएफआईए जोड़ना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएनपी क्या है, जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन। ये नेट यहाँ भी नेट है, तो नेट को पर आने के लिए हमको ग्रॉस से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा नेट हो गया। और डी से एन की तरफ जाने के लिए हमको एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल के लिए हमको जाने के लिए एनएफआईए हमको उसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसको हम हाथ से जब बताएंगे तो और आसानी से क्लियर होगा। अब जीडीपीएफसी है, जीडीपीएफसी तो एनडीपीएफसी में अगर हम नेट्स में हम क्या जोड़ें कि ग्रॉस हो जाए, डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, डिप्रिसिएशन जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो ये जी हो गया, एन से जी हो गया, जी डी पी एफ सी, यहाँ जी डी पी एफ सी है ही है। अब एन एन पी एफ सी है, अब एन डी पी एफ सी हमारा है, एन डी पी एफ सी में क्या जोड़ें कि एन एन पी एफ सी हो जाए, तो हमको पहली बात तो इसमें से एन एफ आई ए जोड़ना पड़ेगा, तो एन एफ आई ए जुड़ गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये देखिए डी से एन का कॉन्सेप्ट बदल चुका है, नेशनल इनकम हो गई, इसी को हम फैक्टर इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब आता है जीएनपीएफसी, तो एनडीपीएफसी प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए सफिशिएंट है, आपको याद समझने में आसानी होगी। एनडीपीएफसी क्या है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द पब्लिक सेक्टर प्लस इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों को अगर मिला देते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को, तो वो हमारा क्या होता है, एनडीपीएफसी बन जाता है। जीडीपीएफसी क्या है, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्सरी सेक्टर। तो ये हमारा जीडीपी एमपी होगा। हम तीनों सेक्टर्स के, हम एक सेक्टर को तीन भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही थोड़ा सा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन अच्छा वीडियो मिल जाए तो क्या बुरा है। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सिंपलेस्ट इक्वेशंस टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, द चैप्टर ऑन नेशनल इनकम अकाउंटिंग नीड्स मेमोरी skills, understanding and application skills, or all the three approaches are required to make NIA a cakewalk, National Income Accounting a cakewalk. ठीक है, before starting you must know about factor income, transfer income, final goods and intermediate goods. इसलिए मैंने पहले चर्चा किया आपसे। First thing is to learn all the methods. This requires cramming of formula. This can be done by practice. इसका ध्यान रखिए, तो जितना ही करेगा उसको कहीं आसानी होगी। अब आ जाइए, गोल्डन रूल्स क्या है, एमपी मतलब फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनआईटी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दें तो एमपी मिल जाएगा, जिसको भी चर्चा मैंने किया था। नेट एनआईटी क्या है, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स आता है। एफसी क्या है, एमपी मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस करके तो फैक्टर कॉस्ट है। ग्रॉस क्या है, नेट प्लस डिप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके लिए अलग वीडियो मैंने बनाया है, उसको 8 नामों से बनाते हैं डिप्रिसिएशन को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यहाँ दिया हुआ, तो नेशनल क्या कैसे आएंगे, डोमेस्टिक से एनएफआईए जोड़ देंगे। एनएफआईए कैसे होगा, फीफा माइनस बीटा, डोमेस्टिक नेशनल माइनस एनएफआईए। सो जीएनपीएमपी यहाँ एग्जाम्पल क्या है, जीएनपीएमपी क्या होगा, एनडीपीएफसी एफसी प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए प्लस एनआईटी, और एनडीपीएफसी इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए प्लस एनआईटी। अब आते हैं हम अगले वीडियो को। वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इसको पहले भी देख चुके हैं, चेंज इन स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब आपके सामने एक वर्कशीट है, क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। हमको एनडीपी एफसी दिया तो निकालना है, और हमारे पास जीएनपी एनपी दिया हुआ है। हमको कहाँ जाना है, एनडीपी एफसी जाना है। तो जी से एन जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। एन से डी जाने के लिए क्या करेंगे, हम एनएफआईए माइनस कर देंगे, और पी से पी तो है ही है, एमपी से एफसी जाने के लिए हम एनआईटी माइनस करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं ये, आप अपना कैलकुलेशन कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया है, इसी तरह आंसर निकलेगा ये। ठीक है, इसमें आंसर दिया है तो ठीक है, वरना आप निकालिए। अब
वैल्यू एडेड मेथड का चार्ट देख लीजिए। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू एडेड में है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दिया, तो इसी ये हमारा वैल्यू एडेड माना जाता है कि वैल्यू एडेड, ठीक है। अब हमारा आता है ग्रॉस। ग्रॉस किससे बाद निकलता है? ग्रॉस में अगर हम माइनस नेट कर दें तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा, और नेट में प्लस कर दें डिप्रिसिएशन तो ग्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ भी था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दिया हमने क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू एडेड आया। अब वैल्यू एडेड में इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस कर दिया तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, GVA। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, नेशनल से अगर हमको डोमेस्टिक में आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, NFIA को माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से अगर हमको नेशनल जाना है तो NFIA को प्लस करना पड़ेगा। मार्केट प्राइस से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें तो हमको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, और फैक्टर कॉस्ट को हम जोड़ दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को तो मार्केट प्राइस पर हम आ जाएंगे। इसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम मिलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट का देखें, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा वैल्यू एडेड है। तो वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर, माइनस GDP MP माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस LDP MP नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस NDPFC NFIA। तो इस तरह का हमको अगर फ्लो चार्ट हम अगर ध्यान से देख लें तो फ्लो चार्ट हम नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। NPFC में NFIA जोड़ दिया, NPFC में NFIA, NDPFC में NFIA जोड़ेंगे तब NLPFC होगा, और इसको इधर जाने के लिए हमको NFIA माइनस करना पड़ेगा। फिर सिमिलरली NDP MP में माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्या हो जाएगा, NDPFC MP माइनस NIT इक्वल टू FC, वेरी गुड। GDP MP जब में डिप्रिसिएशन में GDP MP माइनस डिप्रिसिएशन तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस से नेट आने के लिए हमेशा डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आ गया। तो इस तरह से आप इसको बार बार आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर इस तरह से हम इसको हम समाप्त करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। हम वैल्यू एडेड पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, और हम बार बार इस तरह के टिप्स देते रहेंगे। धन्यवाद।